So good evening, everyone. Good evening, sir. So thanks for joining for this call with respect to Factories Act. So I hope everybody is logging in. So we'll wait for 2 or 3 minutes so that I'll get the go ahead signal and then we'll start. So kindly let me know when can I start. So till then, I'll be on mute. I hope it is okay. Yes, sir. Thank you. So can we start? I hope everybody came for the meeting. Yes, sure, sir. Yeah, okay. So okay, so good evening everyone. आज ये टॉपिक हम देखेंगे. This call is on the Factories Act of India 1948. तो ये फैक्ट्रीज एक्ट क्यों चाहिए और उसमें क्या क्या सेक्शंस दिया है और उस सेक्शंस पे मेजर एलिमेंट्स क्या है. वैसे ऐसे एक छोटा सा ब्रीफ देखेंगे आज के टाइम के लिए. बिकॉज फैक्ट्रीज एक्ट का जो ट्रेनिंग जो होगा वो एक्चुअली इट विल गो फॉर कंटिन्यूअस मिनिमम 3 डे ट्रेनिंग और 2 डे ट्रेनिंग है ना. तो हमने 2 दिन के जितना ट्रेनिंग करेंगे वो उसको हमने 1 घंटे में अगर करना होगा. सो देर आर पॉसिबिलिटीज दैट जो कंटेंट है उसी को ही हम बता सकते हैं ब्रीफली, नॉट इन अ डिटेल्ड वे. सो विद दैट इंट्रोडक्शन, सो वी विल जस्ट स्टार्ट. ओके, सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट पहले क्वेश्चन आएगा, व्हाई ये फैक्ट्रीज एक्ट क्यों चाहिए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक लेबर लेजिस्लेशन है
है ना। ये लेबर मतलब जितने भी वर्कमैन होंगे फैक्ट्रीज पे, उन सबको ख्याल रखने के लिए एक लॉ चाहिए इंडिया में। सो दिस इज द लॉ टुवर्ड्स टू इट। नेक्स्ट जो है, जितने भी फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए देखभाल करना एक आवश्यक चाहिए, और उसके लिए मेजर्स भी लेना पड़ता है फैक्ट्रीज ने। तो वो क्या क्या लेना चाहिए, सो उसमें भी क्लैरिटी इसी पे मिलेगा। एंड थर्ड विल बी योर फैक्ट्री का जो स्टैंडर्ड्स है उसके मेंटेनेंस भी होना चाहिए। कि एक बार फैक्ट्री चालू करने के लिए जो सारे रख के हमने परमिशन ले लिया और उसके बाद छोड़ दिया, सो दैट कंडीशन ऑल्सो शुड नॉट हैपन। सो वो कंटिन्यूअसली मेंटेन भी होना चाहिए। सो दिस इज व्हाई एग्जैक्टली दिस हैज बीन फॉलो। तो सबसे पहले ये एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स पहले हमको मिलना चाहिए। ओके, ऑब्जेक्टिव्स में जस्ट गिव मी मिनट, विल कम बैक। आई एम सॉरी। या, सो इस एक्ट का क्या मेजर ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव मतलब द थिंग इज मेजरली प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज। जितने भी फैक्ट्री में वर्कमैन होंगे उन सबको देखभाल और ख्याल रखना, किससे? विथ रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, उसमें से। तो not only that, it also majorly takes into consideration of the owner और जो occupier है ना, because occupier has to protect the workmen and secure them from employment in conditions। तो उन्होंने काम दे रहे हैं, इनके मतलब ये नहीं है कि हानि से भी काम दे सकते हैं। सो ऑल द मिनिमम हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आल्सो नीड टू बी ensured by the occupier। So these two are the major objectives of the act। तो इस प्रकार को लग के सो देयर आर कंसिडरेशंस विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस, है ना। ये कंप्लायंस कैसे करें, है ना, और क्या किस किस चीजों में इसका कंप्लायंस आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है 1948 में जो हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस इमीडिएटली, सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ स्पेशल एक्ट विद रिस्पेक्ट टू legislation also, as well as workers and labor movement also। तो ये क्या क्या करता है? दिस इंश्योर्स सेफ्टी, welfare and occupational health of all the factory workmen। So workmen, what I am saying is not only the laborers who are working, whoever inside, whoever working inside a factory. It can be the manager, it can be supervisor, it can be an engineer, it can be labor, unskilled one, skilled one. So everybody involved. Okay, well, it also regulates working hours। So this is the first legislation document which defines the working hours, like 10 घंटे काम करना है या 8 घंटे काम करना है, उसके ऊपर जो भी काम करेंगे it has to come in extra wages। So all these things are coming under this provision। So मानिए अगर I mean you know in the world, दुनिया में एकदम per per hour sorry per week how many hours are being worked on an average, उसमें एकदम सबसे आगे है इंडिया विथ करंट एवरेज ऑफ 56 आवर्स पर वीक। एवरेज मैं बता रहा हूँ, है ना। सो while in Netherlands is the lowest one, which has 29.2 hours per week on average on that country, है ना। So that's the lowest and we are on the highest path। So इसी में इस legislation ही govern करता है how many hours each person has to work, वेदर इट इज किसी हिसाब से भी इंडस्ट्री होने दीजिए, किसी टाइप का भी इंडस्ट्री होने दीजिए। सो दिस डिफाइंस हाउ मच अ पर्सन शुड वर्क पर वीक। सो अगर इसी में बेस बराबर नहीं है, सो एवरीथिंग विल कोलैप्स। ऑल एवरीबडी इज, मैं कैसे बताऊं, इवन द वर्क लाइफ बैलेंस विल गो ऑफ। So this has to be carefully defined and it has been carefully defined in the legislation part। And next will be your paid annual leaves।
है ना, पेड एनुअल लीव्स वो कैसे करना है, कितना लेना है, उनके डिटेल्स दिया है। और उसके साथ में हजार्डस ऑपरेशन अगर कुछ हुआ है तो उसके लिए अलग से प्रोटेक्शन कैसे करें, और महिलाएं के लिए कैसे अलग से प्रोटेक्शन दे दें, और चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट कुछ भी ना करने के लिए क्या करना है व्यवस्था, तो वो भी इसी पे है। और विच एवर थिंग्स दैट वेर डन लेटर, it has been considered as an amendment also, and there are several amendments on this act, तो वो भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना चाहिए कि ये लेजिस्लेशन कैसे हुआ। सो यू नो, इंडिया वाज बिफोर इंडिपेंडेंस वाज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। ओके, सो सबसे पहले जो फैक्ट्री सेटअप जो हुआ था, इट वाज ऑन बॉम्बे ऑन 1851 फॉर कॉटन मिल्स, और फिर बंगाल में भी हुआ था 1855 पे एट रिश्रा। सो दीज टू वेर द मेजर कॉटन मेजर फैक्ट्री सेटअप्स दैट ब्रिटिश लेड फॉर अस। उसके बाद में उसमें से ये फ्रॉम 1872 टू 73 देयर वर 18 टेक्सटाइल मिल्स ऑन बॉम्बे एंड 53 जूट मिल्स ऑन बंगाल। Okay. तो उनको और भी कंडीशंस लेने के लिए, बिकॉज दे वेर लाइक अरेगेंस एंड इवन उनको कोई ऐसे ऑक्यूपेशनल सिस्टम्स को ले जाना, सो दे वेर एम्प्लॉइंग अस लाइक फ्री लेबर्स और काइंड ऑफ स्लेव्स। मगर इट वाज वेरी ग्लूमी, इट वाज वेरी ऑफुल, द वर्क कंडीशंस वर वेरी हेक्टिक, है ना, इट वाज वेरी ट्रबलसम। बट 1881 में some of the well-known Britishers also they formed the Indian Factories Act. Okay, even though it was very awful, but they at least formed such a thing. Okay, क्योंकि यूके में भी वही रूल था, so they brought the same rule here also based on humanitarian basis. मगर उसके बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने उसको सीधे करवाया विथ रेस्पेक्ट टू 1948 द फैक्ट्रीज एक्ट। बट तो मेजरली उसके बाद में जितने भी चेंजेस उस पे हुए हैं वो सारे हमने अमेंडमेंट्स करके लिया है, राइट। ओके, सो फैक्ट्री डेफिनेशन क्या होता है सबसे पहले एक्ट में। फैक्ट्री एक प्लेस है, ओके, सो इट्स अ प्लेस और अ मैन्युफैक्चरिंग एरिया। तो सिंपली उसमें क्या है, इफ इट इज हैविंग मैकेनिकल मेजर्स, मैकेनिकल मीन्स अगर कोई उसमें काम भी करेंगे सो लेस देन 10% रहेगा तो भी इट शैल बी कंसिडर्ड एज अ फैक्ट्री। एंड अगर मैकेनिकल एड्स या पावर एड्स नहीं है तो लेस देन 20 लोग अगर रहेंगे, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ फैक्ट्री। So if it is without the aid of power, it is 20 less than 20. Sorry, greater than or equal to 20 plus. And if it is aided by power, then greater than 10 plus will be considered as a factory. So majorly इसी में क्या है, so whoever working are not employed by the owner. So मानिए डायरेक्टली ओनर से एम्प्लॉय नहीं करेंगे तो भी एम्प्लॉय के परमिशन के थ्रू दूसरी तरफ से काम करेंगे तो भी it shall be considered as a factory. So that is the pure definition as given in the act. So इसकी applicability कहाँ कहाँ पे applicable होगा? So first of all, this will go for all your state government and central government factories and local bodies factories and other private sector factories also. So with respect to all different kinds of industries, factories, everything will be coming under to it until otherwise mentioned elsewhere. Okay, so इसमें clear है. So that means it is applicable for every kind of industry, every kind of factory in India. है ना? In India and in also Union territories. So that is also clear. Next is beneficiaries. ये एक्ट के हिसाब से who will be the benefiters? First and foremost thing, permanent workmen, है ना, परमानेंट जितने भी वो लोग हैं उनका। नेक्स्ट टेम्पररी, फिर कॉन्ट्रैक्ट लोग, फिर कैजुअल लोग, फिर क्लरिकल जॉब्स में जो है, फिर मैनेजर्स, इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स एक्सेट्रा, है ना। सो इन सभी लोग भी बेनिफिटर्स हैं इस लेजिस्लेशन की वजह से। ओके, सो इसमें एक चीज जो छोड़ा हुआ है वो है अप्रेंटिस, है ना, जो प्रैक्टिस करने के लिए आएंगे जो, है ना। सो अप्रेंटिस जो लोग हैं, इट इज नॉट बीन डिफाइंड बिकॉज अप्रेंटिस एक्ट अलग से है 1961 का। सो देयर देयर रोल्स हैज बीन डिफाइंड। तो यहाँ पे वो डिफाइन नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज हु आर ऑल द रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स, है ना। रेस्पॉन्सिबल पर्सन मतलब ऑक्यूपायर। Occupier means the person who is in charge of that particular area and will have the total control of the work premises.
है ना, अल्टीमेट कंट्रोल, अल्टीमेट डिसाइडिंग अथॉरिटी, सभी चीज उन्हीं का ही है. सो ही विल बी कंसिडर्ड एज ऑक्यूपायर. अगर मानिए अलग से, इफ इट इज अ प्राइवेटाइज्ड इंस्टीट्यूशन, देन प्रोप्राइटर इज द ऑक्यूपायर. If it is in partnership mode, then one of the partner has to be the occupier. And if it is owned by company, then one of the directors. अगर मानिए गवर्नमेंट ओन्ड सब्सिडरी है, कंपनीज है, तो जो पर्सन नॉमिनेट किया जाएगा फैक्ट्री का हेड जैसे, सो दी ही विल बी कंसिडर्ड एज द ऑक्यूपायर. सो दैट्स हाउ इट इज. सो ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? सबसे पहले रीजनेबल एंड प्रैक्टिकेबल हेल्थ एंड सेफ्टी वेलफेयर मेजर्स काम को देना है, काम करने वाले को देना है. नेक्स्ट इज जितने भी प्लांट एंड सिस्टम्स प्रोसीजर्स है उनको मेंटेन करना, उनको देखभाल रखना. सो दैट इज आल्सो इज इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट विल बी जितने भी अरेंजमेंट्स जो करना है फॉर सेफर ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स, है ना, तो वो सभी उनके पास है. फोर्थ विल बी जितने भी ट्रेनिंग देना, सुपरवाइजन करना, और द एंटायर एडमिन कंट्रोल, आई कैन से, है ना. So admin control of the entire factory area to ensure the health and safety conditions. Next will be जितने भी काम की जगह है, it should be a safe place to work. So in case of any hazardous areas are there or any work hazards are there, they need to be resolved. So that is also a thing. उसके बाद में जितने भी काम के लिए रिटर्न पॉलिसी उन्हीं ने ही साइन करना होगा, है ना, and based on the policy the factory and other team should act accordingly. So that is also there. So these are the responsibility of an occupier. Okay, then comes your inspecting staff, or shortly we call it factory inspectors, है ना. So factory inspectors का major powers है administration of the applicable provisions of law. कैसे इस लेजिस्लेशन को फैक्ट्री में रखा है उसको इंस्पेक्शन करना, ऑडिट करना, सभी उनके पास ही है. एंड इस एक्ट के मतलब क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है दैट the factories inspector can be nominated by each and every state on its own will, है ना, based on the qualification and the other requirements as published. So that is also there. तो इंस्पेक्टर्स का भी पावर्स देखना, क्योंकि हमने क्या देखा था, ऑक्यूपायर का पावर्स देखा था. नाउ कम्स फॉर द पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर. सो सबसे पहले ही हैज द परमिशन टू एंटर एनी प्रीमाइसेस, है ना. अगर उनको पता चल गया कि एक फैक्ट्री जैसे सेटअप है, सो उसमें उनके किसी का भी जरूरी नहीं है कि परमिशन लेना है. ही हैज द राइट टू एंटर विदाउट ए परमिशन. Next will be examine the premises, plant and machinery. He has the power to do it. उसके बाद जितने भी ऑक्यूपायर है ना, सो नॉट टू लेफ्ट अनडिस्टर्ब, है ना, उनको सबको सभी इनके विजिट छोड़ के जाते समय तक एवरीथिंग it has to be done through occupier. So he has the power to do it. उसके बाद जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, जितने भी कॉपीज होंगे एनफोर्समेंट के लिए, वो सभी उन्हें मांग सकते हैं. एंड जितने मेजरमेंट्स लेना होगा, जो फोटोग्राफ्स लेना है, जो रिकॉर्डिंग करना है, सो फॉर दैट ऑल्सो ही हैज द अथॉरिटी. एंड नॉट ओनली दैट, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट उन्होंने देखभाल करना है विद रिस्पेक्ट टू द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑक्यूपायर, उसी के हिसाब से उन्होंने काम किया है कि नहीं, एंड टू वेरीफाई दैट, तो वो भी इन्होंने देख सकते हैं. सो दीज आर द राइट्स एंड पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर, राइट. सो अभी आ रहा है द मेन प्रोविजंस. सो मेजर प्रोविजंस क्या है? फर्स्ट इज फॉर हेल्थ. So provisions or sections that can describe and how the health to be brought in a good way. Next will be occupational safety. So shortly it is mentioned as safety. And third will be welfare. So what are the things that factory should have with respect to welfare? उसके बाद hazardous process के लिए क्या करना है अलग से, and working hours कैसे define हो रहा है, और उसके बाद annual leaves कैसे paid हो रहा है. Okay, so these are the major provisions under the Factories Act. So with respect to sections on health, so these are the sections. So I have marked the section numbers also here. So पहले section 11 से start होता है cleanliness. So cleanliness, waste disposal, ventilation, dust and fumes, artificial humidification, overcrowding, lighting, है ना, drinking water, latrines, spittoons. तो ये सभी देना with respect to health. So
सो ये देना चाहिए फैक्ट्री ने. सो कैसे देना है? सो वी विल सी द कंडीशंस लाइकवाइज. सो हेल्थ इश्यूज इसीलिए आ रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बराबर हाउसकीपिंग और क्लीनलीनेस नहीं है तो हेल्थ इश्यूज आएगा. सो द हाउसकीपिंग एंड क्लीनलीनेस शुड बी एज पर द फॉर्म 6 टू फॉर्म 141. So the forms have also been mentioned on the annexure of the Factories Act. So as per the form, the housekeeping and cleanliness had to be done in the Factories Act factory. So even एक एक रूम का भी कितने साइजेस होना चाहिए वो भी है एज पर फॉर्म 29, है ना. एंड ओवर क्राउडिंग नहीं हो जाना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल ज्यादा प्रॉफिट लेने के चक्कर में ज्यादा वर्कमैन को एम्प्लॉय करके ऑन अ स्मॉल स्पेस इट शुड नॉट बी देयर. सो फॉर एवरी पर्सन देयर शुड बी अ वॉल्यूम ऑफ 14.2 m³ पर पर्सन स्पेस मिनिमम. ये देना जरूरी है. उसके हिसाब से ही आप नंबर ऑफ पर्सन को बढ़ा सकते हैं, right? And the maximum number of people in a room that is defined in form number 141, right? So we are not going inside the forms now, but I'm just telling you the forms so that it can be later negotiated inside. So referred inside what is inside. And जितने भी buildings होंगे उनके भी maintenance occupier का responsibility है. कैसे? For example, if the building is painted and varnished once in 5 years, और अंदर के जितने भी दीवार होंगे अगर वो वॉशेबल पेंट से 3 साल पे एक बार करना होगा. अगर कलर वॉश किया है, लाइम वॉश किया है, सो 1 in 14 months उनको भी किया करना होगा. एंड डोर और फ्रेम्स और जितने भी वुडन फ्रेम्स का होगा उसका वार्निशिंग 1 in 5 years करना होगा. सो दीज आर रेगुलर एक्टिविटीज इन अ रिपीटेबल वे जिस हमारे ऑक्यूपायर ने करना होगा फॉर दी हेल्थ टू रिमूव द हेल्थ इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू द फैक्ट्री वर्कमेन. सो नेक्स्ट इज योर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन. सो कितने लाइट होना चाहिए फैक्ट्री के अंदर? सो दैट इज एंटायरली डिफाइंड बाय योर IS कोड IS 6665 ऑफ 1972. यहाँ पे कोड फैक्ट्रीज एक्ट में ऐसे लिखा है एडिक्वेट इल्यूमिनेशन टू बी प्रोवाइडेड. एडिक्वेट करके उन्होंने छोड़ दिया. ओके, सो देयर इज नो प्रॉपर मेजरमेंट फॉर एडिक्वेट. तो हमने ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं. सो फॉर दैट देयर इज अ सेपरेट IS कोड that defines the level of illumination to be provided on industrial structures. So उनके हिसाब से वहां पे लक्स लेवल्स मेंटेन करना है. एंड इमरजेंसी लाइट्स NBC के हिसाब से मेंटेन हो रहा है ना. नेशनल बिल्डिंग पार्ट फायर सेफ्टी के सेक्शंस पे ये इमरजेंसी लाइट्स डिस्क्राइब हुआ है. नेक्स्ट इज अगर वेंटिलेशन के लिए देना चाहिए तो 15% ऑफ द फ्लोर एरिया शैल बी केप्ट रेडी फॉर नेचुरल वेंटिलेशन, है ना. और वेंटिलेशन इसी प्रकार में रखते हैं कि नंबर ऑफ एयर चेंजेस पे रखते हैं, एयर चेंजेस पर आर. सो मानिए घर के लिए अगर हम देखते हैं सो हियर द नंबर ऑफ एयर चेंजेस पर आर ये कहीं डिफाइन नहीं हुआ है एक्ट में. बट हियर आल्सो इट हैज बीन जनरली सेड दैट एडिक्वेट वेंटिलेशन इज प्रोवाइडेड. सो वैल्यूज मेंशन नहीं हुआ है बट recommended volume of 5 ACH can be adopted air changes per hour. So that can be done. Next will be toilet facilities. So 25 workmen, this is mandate. So ये नहीं पड़ेगा. Okay, so this is definitely required one. And उनके maintenance भी करना होगा. So in many factories it has been provided but somehow not been maintained well. और जितने भी workmen, I mean women workmen का जो होगा, so that is also need to be separately provided and not as a combined one. Next will be your basic need, drinking water. Minimum 5 liters of water per person per day देना जरूरी है. और clean and hygienic water देना है. So that is a must and it should be at convenient places, location. और उसके बाद में अगर मानिए पब्लिक सप्लाई से नहीं आ रहा है तो वो पानी टेस्टिंग भी हो जाना जरूरी है. एंड इन केस अगर 250 वर्कमैन के ऊपर है वर्कमैन तो समर के लिए ठंडा पानी देना जरूरी होता है. So that is also been mentioned here. And with respect to safety, so safety में क्या है? जनरल सेफ्टी, इक्विपमेंट सेफ्टी, मटेरियल सेफ्टी, प्रोसेस सेफ्टी, हैंडलिंग सेफ्टी. सो एवरीथिंग आर बीन डिफाइंड हियर, राइट. सो कैसे होगा? सेक्शंस टू सेफ्टी में सारे चीज है, राइट. सो विथ रेस्पेक्ट टू फेंसिंग ऑफ मशीनरी, कहाँ पे फेंसिंग देना है, मशीन गार्ड कहाँ पे देना है,
Okay, so what are the things, how much spacing that needs to be given, वो दिया है. Likewise, you have for work near machinery in motion, है ना. उसके बाद यंग आदमी को डेंजरस इक्विपमेंट में काम करने में क्या देना है, right? और self acting machines, likewise for new machinery. फिर prohibition of your women and children or nearby to cotton openers, you know, hoist and lifts, lifting machineries, revolving machinery, pressure plants, floor stairs and means of access. उसके बाद भी है pits, floors, openings, continuous हो रहा है. So excessive weights, ऐसे section 41 तक है. These all are sections conforming to safety. So कहाँ से है? Section 21 से section 41 तक. ओके, सो इसका पूरे डिटेल्स है. दिस इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर सेफ्टी. तो इसको फैक्ट्री ने फॉलो करना ही है एंड इसमें से कोई लेना देना नहीं है. ओके, लाइक देयर आर नो शॉर्टकट्स टू दीस आइटम्स, एवरीथिंग टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली. सो विद दैट इन माइंड, नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर सेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू वेलफेयर. सो वेलफेयर के लिए क्या देना है? वॉशिंग फैसिलिटीज और स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स, है ना. बैठने का जगह, कैंटीन देना है, रेस्ट रूम्स देना है, लंच रूम देना है, क्रेश देना है ना, बच्चों के लिए. वेलफेयर ऑफिसर रखना है एंड अदर थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू सप्लीमेंट दिस. सो वॉशरूम, सॉरी, वॉशिंग फैसिलिटीज. वॉशरूम इज डिफरेंट, वॉशिंग फैसिलिटी इज डिफरेंट. सो वॉशिंग फैसिलिटी के लिए मिनिमम 27 लीटर्स पानी देना है पर पर्सन per day. But in case of water shortage, so that can be limited to 4.5 liters per day. So ये provision there है in case of water shortage के लिए. And जितने women only entry जो spaces होगा उसमें बराबर signage भी लिखना है that it is only for women usage only, ऐसे. Next will be for canteen. So canteen क्या होगा? It is applicable. कब रखना है occupier ने? When more than 250 workmen are there. 250 plus. Okay, and ये बनाते समय it should not be nearby to toilets. टॉयलेट के पास हो या बॉयलर रूम के पास या कोई डीजल स्टोरेज के पास, जिस जगह से ज्यादा फ्यूम्स या स्मोक आ सकते हैं उस जगह से उसके आसपास नहीं रखना चाहिए. एंड मिनिमम ऑफ 15 मीटर दूरी तो देना पड़ेगा. ओके, एंड दिस एरिया ऑल्सो नीड टू बी वेल वेंटिलेटेड एंड इल्यूमिनेटेड. और उस एरिया का व्हाइट वॉशिंग, लाइम वॉशिंग, है ना, अगर पेंट मार रहे हैं सो वंस इन 3 years दैट आल्सो नीड टू बी डन. और हॉल कितने बड़ा हो जाना चाहिए? मिनिमम 30% ऑफ योर एंटायर वर्कमैन हैज टू सिट ऑन इट. तो आप ऐसे एक बड़े हॉल भी दे सकते हैं. अदरवाइज यू कैन स्प्लिट द नंबर ऑफ हॉल्स इन मल्टीपल कैंटीन्स एंड ओवरऑल आपके कैंटीन एरिया इट शुड बी able to accommodate more than 30%. Okay, minimum 30% accommodation करना है. एंड कैंटीन में बैठने के लिए भी आदमी को एरिया मिनिमम दे रहे हैं. Like it should have like 0.93 square meter area per person also to be provided. And chairs देना है, tables देना है, benches भी देना पड़ेगा अंदर. So for the workmen to sit properly. Okay, so these are with respect to canteen requirements. उसके बाद shelter, restroom और lunch room. So ये applicable है when the factory is having more than 150 plus workmen. Okay, और ये देते समय पीने का पानी अंदर ही देना है. Okay, it should not be given outside. It should be given inside. और ये अगर फैक्ट्री में रख दिया है तो workmen should not be allowed to take food anywhere else on the factory. फैक्ट्री के उनके मशीन के आसपास कहीं बैठ के खाना खा लेता है. नो 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 नो, दोस आर नॉट अलाउड. वंस दिस इज एस्टैब्लिश्ड एवरीबडी शुड कम एंड टेक फूड ओनली इन दिस पर्टिकुलर रूम. एंड इनका जो अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट्स है, इनका जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स है, कैसे करना है, फर्नीचर कितना रखना है, सो दैट हैज बीन गिवन द पावर विद द स्टेट गवर्नमेंट. सो स्टेट गवर्नमेंट जैसे करने का सोच रहा है और प्लान्स दे रहे हैं उसके हिसाब से शेल्टर रूम और लंच रूम करना पड़ेगा. Next will be your welfare officer. So welfare officer applicable है when more than 500 employees अगर है तो. Okay, so 500 के नीचे है then it is not required. So there are questions like मानिए अगर हमारे पास 450 workmen है, so do we need to keep the welfare officer or not? So ऐसे भी हमने ऑडिट के समय कुछ एक एम्प्लॉयर पूछा है. So legally if you need
इफ यू नीड टू हैव अ वेलफेयर ऑफिसर, आपको 500 प्लस एंट्री वर्कमैन का होने से ही आप कर सकते हैं, या रखने का अलाउंस है, बट that doesn't restrict you from having a welfare officer even if you have 200 workmen or 100 workmen. Welfare officer अगर आप दे रहे हैं, so that means that uh, you are the occupier's concern over the workmen welfare is eminent, है ना? So देना अच्छा है, एंड इनका भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्वालिफिकेशन वगैरह स्टेट गवर्नमेंट ने डिफाइन कर सकते हैं. सो स्टेट गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू इट. नेक्स्ट विल बी क्रेश. सो क्रेश इज समथिंग वेयर जितने भी महिलाएं जो होगा who are engaged in the factory work, okay, those who are engaged in the female workmen जितने भी engaged हैं उनके बच्चों के लिए है, और उस बच्चे का एज लिमिट भी है 6 साल के अंदर में जितने भी बच्चे लोग होंगे, सो ओनली दोस टू बी केप्ट ओवर हियर. ओके, और क्रश में एक लेडी इंचार्ज भी होना चाहिए सो दैट देखभाल करने के लिए. और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे नियम भी उसी में बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे कैसे करना है, कहाँ पे इसको रखना चाहिए, सो दैट ज्यादा नॉइस नहीं आना चाहिए, ज्यादा डस्ट नहीं आना चाहिए, राइट. और उनके अंदर में अकोमोडेशंस और फर्नीचर्स, है ना, बच्चे लोग सोने का जगह, ऐसे सभी चीज कैसे रखना है, तो वो भी दिया है प्रोविजंस ने. और बच्चे लोग पीने के लिए दूध दिलाना है, राइट, या दूसरे को रिफ्रेशमेंट्स देना है, तो उनका भी है. और अगर फीडिंग मदर्स कोई होंगे तो उनके लिए अलग से रूम बनाना होगा अंदर में ही. ओके, सो दैट उन लोग काम से आके यहाँ पे बेबीज को फीड करके भी जा सकते हैं, सो विदाउट एनी प्रॉब्लम. ओके, सो दीज आर द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू क्रैश. नेक्स्ट विल बी फर्स्ट एड अप्लायंसेस. सो फर्स्ट एड अप्लायंसेस ये है कि 1 फर्स्ट एड बॉक्स फॉर एवरी 150 वर्कमैन, ये देना जरूरी है. ओके, सो उनके आइडेंटिफिकेशन है कि रेड क्रॉस ऑन वाइट बैकग्राउंड, क्लियरली लिखना है, क्लियरली देखना भी है. और फर्स्ट एड बॉक्सेस वगैरह किसके पास होना चाहिए, एक ट्रेन्ड एंड कॉम्पिटेंट फर्स्ट एडर के पास ही होना चाहिए. और जो फर्स्ट एडर है उनका ट्रेनिंग बराबर होके उनके कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट भी उन्होंने शो करना है, डिस्प्ले करना है. एंड जितने लिस्ट ऑफ, यानी जितने फर्स्ट एडर्स होंगे एक फैक्ट्री में, उन सबका लिस्ट बना के हर जगह पे दिखाना भी जरूरी होता है. सो दीज आर दी थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एड अप्लायंसेस. नेक्स्ट विल बी प्रोविजंस और सेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू हजार्डस प्रोसेस. सो हजार्डस प्रोसेस के लिए क्या है कि जितने भी अभी सेक्शंस बताया था, वेलफेयर, सेफ्टी एंड दीज थिंग्स, तो हजार्डस प्रोसेस के लिए सेपरेटली थोड़ा कुछ रूल है, थोड़ा कुछ सेक्शंस है. व्हाट इज दैट? क्योंकि साइट में हजार्डस कमिटी के लिए, सॉरी, हजार्डस वर्क और उनके रिस्क कंट्रोल कमिटी एक बनाना होगा. सो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप. सो दैट इज डिफाइंड इन 41A, है ना, सेक्शन 41A. नेक्स्ट इज सेक्शन 41B. ये है कि कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर. सो क्या हजार्डस जॉब है, उस हजार्डस में क्या क्या नेचर ऑफ हजार्ड होता है, वेदर इट इज इनहेलेशन हजार्ड या स्किन कांटेक्ट हजार्ड, है ना, या कोई क्रशिंग हजार्ड, विच काइंड ऑफ हजार्ड इट इज, व्हाट काइंड ऑफ हजार्डस वर्क इट इज, सो दैट हैज टू बी मैंडेटरीली टोल्ड बाय द ऑक्यूपायर. सो ओनर ने बिल्कुल बताना होगा, छुपाना जरूरी, छुपा नहीं सकते हैं इसी पे, राइट. दैट इज 41B. नेक्स्ट इज 41C. सो ये जो है एक ऑक्यूपायर का स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस हजार्डस प्रोसेस, वो बताते हैं. नेक्स्ट विल बी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर टू दिस इंक्वायरी कमिटी. और उसके बाद में इमरजेंसी के लिए क्या स्टैंडर्ड्स रखना है, क्या क्या चीज मेंटेन करके रखना है इन केस ऑफ एन हजार्ड. एंड परमिसिबल लिमिट्स क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू केमिकल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस, उसके हैंडलिंग पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मिनिमम लेवल कितना है, LEL, UEL, है ना, अपर एमिसिव लेवल, राइट, UFL, LFL. सो बहुत सारी चीज है विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस सेफ्टी. सो एवरीथिंग विल हैव टू कम हियर. नेक्स्ट, वर्क पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. कैसे इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कमैन, सो इन द सेंस, एक मानिए कोई हीरा कर रहे हैं या मेथड स्टेटमेंट कर रहे हैं, सॉरी मेथड स्टेटमेंट नहीं है, SOP आएगा,
because it's a factory. So where repeatable works are in process, where repeatable works are there, you need to provide standard operation procedures. So SOP बनाते समय it also उनके कमिटी में एसओपी बनाने वाले कमिटी में वर्कमैन भी होना चाहिए और उनके भी कमेंट्स होना जरूरी है. सो दिस इज वन ऑफ द वर्कमैन पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट स्पेशली फॉर हैजार्डस प्रोसेसेस. और उसके बाद राइट ऑफ वर्कमैन टू वार्न इमिनेंट डेंजर. एंड इसके साथ में अगर कोई असुरक्षित काम हो रहा है देन दे आल्सो हैव द राइट टू रिजेक्ट द वर्क, है ना. सो उनके पास राइट्स भी है कि दे आई मीन दे कैन रिजेक्ट द अनसेफ वर्क टू बी डन. Okay, so that's also these are the provisions which are there in section 41. उसके बाद we are coming for sections with respect to working hours. So weekly hours कितना रहना है, weekly holidays कितना है, compensatory holidays कैसे कैसे calculation करेंगे, daily hours कैसे होगा, रेस्ट इंटरवल कितने टाइम लेना है, स्प्रेड आवर्स कैसे कर सकते हैं, नाइट शिफ्ट कैसे करना है, एक्स्ट्रा वेजेस कैसे करना है और ओवर टाइम के लिए, नोटिस पीरियड कैसे रखना है, डबल एम्प्लॉयमेंट क्या करना होगा, ओके कैसे नोटिस पीरियड और रजिस्ट्रेशन कराएंगे. सो ऑल दीज थिंग्स विल हैव टू कम इन. सो कैसे होगा, सो स्प्रेड ओवर फॉर एग्जांपल वीकली आवर्स हो, डेली आवर्स हो या वीकली हॉलिडे, सभी चीज के लिए अलग अलग एक्ट ने रेगुलेशन रखा है. ओके इवन ऑन विमेन एम्प्लॉयमेंट, कितने किन किन काम पे आप विमेन एम्प्लॉयमेंट को रख सकते हैं, किसमें नहीं रखना है, राइट. और इवन नोटिस पीरियड को, नोटिस पीरियड एम्प्लॉय से ऑक्यूपायर को जा सकते हैं मगर ऑक्यूपायर से एम्प्लॉय को नहीं जा सकते. ओके सो ऑक्यूपायर ऑन द कॉन्ट्रारी इट इज नॉट अलाउड. सो दैट इज ऑल्सो बीन देयर. और ओवर टाइम अगर करा रहे हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा वेजेस कैसे कैलकुलेशन होगा, कितने समय तक एक दिन में काम करना है. सो एवरीथिंग इज बीन डन. ओके और एनुअल लीव विथ वेजेस. सो एनुअल लीव विथ वेजेस जो है कैसे कैलकुलेशन किया जाता है कि वन डे लीव फॉर 20 days a year. So this is how the annual leave has been calculated. तो इनके एलिजिबिलिटी एक एक्चुअली चाहिए. जो भी नया बंदा ज्वाइन होगा उनके लिए ये एलिजिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एक कैलेंडर ईयर जनवरी 1 से जो एक आदमी ने अगर काम चालू कर लिया एंड इफ यू हैव कंप्लीटेड फॉर 240 days देन ही इज एलिजिबल टू टेक दिस लीव. और अगर मानिए मिडिल में कहीं ज्वाइन हुआ है जून 1 पे, सो 2/3 ऑफ द रिमेनिंग 6 months ही नीड टू वर्क, दैट इज मिनिमम 4 months ही नीड टू वर्क. अगर हो गया देन ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस एनुअल लीव टू विथ वेजेस लेने के लिए. ओके सो लीव अगर इश्यू हो रहा है तो एज पर फॉर्म 15 देना है, फॉर्म 15 पे रजिस्टर करना है. और लीव वेव्स आई मीन वेव रजिस्टर भी अगर रखे हैं सो एज पर फॉर्म 14 तो उसमें भी अपडेट करना है बिकॉज ये पेड लीव है तो उसी के हिसाब से. एंड जितने भी काम छोड़ के या जो भी काम आई मीन दोज हु आर सबमिटिंग देयर रेसिग्नेशंस, तो उनका जितने भी बेनिफिट्स होगा वो इमीडिएटली सेटल भी हो जाना जरूरी है. सो ऑन द कंक्लूजन, so what are the things are, so first of all ये Indian Factories Act जो है legal legislation है. So it defines many things with respect to your workers welfare, safety और उसके साथ उनके health condition improvement. उसके बाद hazardous process में क्या करना है, ऑक्यूपायर का क्या ड्यूटीज है वो भी देखना जरूरी है. एंड नॉट बट नॉट लीस्ट इट एंश्योर्स हाईएस्ट वर्क प्रीमिसेस स्टैंडर्ड्स, है ना. एक बार कर दिया सो इट हैज टू बी आल्सो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड एंड इट आल्सो गिव्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीडबैक फॉर द वर्कमैन. और मेजरली वेलबीइंग इंश्योर होता है वर्कमैन का. Okay, so with these are the major things into consideration. I just simply given a glimpse of what exactly is Factories Act 1948. So any questions, please ask. Hello. So somebody has written a chat. आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप चैट में भी पूछ सकते हैं. So no issues.
सर ये जो एक्ट से हुआ है सर 1948 में हुआ है सर। हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुआ है ना। हाँ उसके बाद सर। अमेंडमेंट्स अभी एक्ट नहीं होता है। सो हाँ अमेंडमेंट्स जो है वो मेजर एक्ट के साथ अटैचमेंट करके एनेक्सर जैसे होगा। बट व्हेन वी कंपेयर इट एज अ फैक्ट्रीज एक्ट, सो एक्ट जो है इट वाज फाउंड इन 1948। तो आफ्टर द एक्ट, सो उसके बाद क्या हुआ था, सो फैक्ट्रीज एक्ट ने लेजिस्लेशन दिया हर एक स्टेट गवर्नमेंट को, तो अपने अपने स्टेट का फैक्ट्री रूल्स बना लें। सो हर स्टेट का भी अलग अलग फैक्ट्रीज रूल्स है ना। सो दैट कैन बी डिफाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ, बाय द फैक्ट्री इंस्पेक्टर। तो वो भी है रूल्स। सर अभी जो सर बताए हैं सर, जो हाँ 40 डेज के सर, जैसे 1 ईयर्स में 240 डेज सर उसको काम रेगुलर करना होगा ना। और 20 जी। जो बोले थे सर, 1 डे से 20, ये वाला सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया सर, ये वाला थोड़ा चैप्टर। ओके, सो थिंग इज पेड एनुअल लीव के लिए 1 डे फॉर एवरी 20 डेज इन अ ईयर, है ना। सो टोटल 365 डेज, है ना। सो 365/20 कितने आ रहा है, समवेयर अराउंड 18, है ना। 18 प्लस आएगा। सो 19 डेज एनुअल लीव, एनुअल पेड लीव ऑक्यूपायर ने एम्प्लॉय को देना है। दैट इज अ कंपल्सरी, इट्स अ पेड लीव हैज टू बी गिवन, 19 डेज हैज टू बी गिवन। तो ये 19 डेज किन को देना है, उनके एलिजिबिलिटी वो स्लाइड्स में मैंने बताया था। लाइक अगर मानिए इन अ कैलेंडर ईयर 240 डेज जिन्होंने कंप्लीट किया, ही इज एलिजिबल। ओके, सो अगर मानिए फ्रॉम द बिगिनिंग से ही वो आदमी है Jan 1 से, देन इफ हैज कंप्लीटेड 240 days of employment, then he is eligible for this annual leave, paid annual leave. अगर नहीं है, जिन्होंने आधा में ज्वाइन हुआ था, लाइक June 1 से या July 1 से जो स्टार्ट हुआ था, then at least he should have completed 2/3 of the remaining calendar year. सो दैट मीन्स 6 महीने में 2/3 जो है 4 मंथ्स का है, मिनिमम 4 मंथ्स एम्प्लॉयमेंट के बाद ही देन ही इज एलिजिबल टू टेक दिस पेड एनुअली। वो भी वन वन डे फॉर 20 डे कैलकुलेशन। सो 180 डेज ही होगा। सो जो 6 महीने आई मीन जुलाई 1 के बाद जो ज्वाइन हुआ है, उनको 19 डेज का लीव नहीं मिलेगा, उनको 10 डेज ही लीव मिलेगा, 9 to 10 days ही मिलेगा। ओके, दैट ही इज एलिजिबल लाइकवाइज। सर ऑक्यूपायर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आपने बोला थोड़ी देर पहले, तो दूसरा और एक बार बोल देंगे सर। हाँ जी, बोलता हूँ। ऑक्यूपायर So, रिस्पॉन्सिबिलिटी। yeah, sure, sure. I'll tell you. So, occupier का responsibility ये है कि just a sec, I'll go to that slide and I'll share. जाहिद भाई कैमरा बंद कर लो, जाहिद राजा भाई। जाहिद भाई कैमरा बंद करो। हो गया हो Yeah. गया। Okay, so occupier का responsibility, let us go back again. So, सबसे पहले जो responsibility major जो होगा, he shall be the first point of contact to ensure safety, health and welfare of all the workmen and the premises. He is the first point of contact, he is the responsible person. उन वो ही गवर्निंग अथॉरिटी है, वही डिसाइडिंग अथॉरिटी है, सब चीज जो करना होगा ही शुड डू। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड विल बी जितने प्लांट और सिस्टम्स काम में है, ओके, वेदर इट इज अ प्लांट और मशीनरीज एवरीथिंग में इक्विपमेंट, उन सब का मेंटेनेंस और प्रोविजन भी देना इनके स्वरूप में है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कैसे रखना है, सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग, सो मोर अमाउंट ऑफ मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग कैन बी अडॉप्टेड। तो उनके लिए रिसोर्स चाहिए, सो रिसोर्स अडॉप्शन, प्रोविजन, मेंटेनेंस, उन सब का इंस्पेक्शन, सो सभी चीज इनके अंदर पे आएगा एंड ही शुड डू। ओके, सो दिस इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज जितने भी मटेरियल मूवमेंट होंगे, जितने भी मटेरियल मैनेजमेंट होंगे, हैंडलिंग होंगे, उन सबका सेफ्टी देखना इनका इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड सबका अरेंजमेंट भी करना हो, अनसेफ अरेंजमेंट्स नहीं है, सेफ अरेंजमेंट्स करना हो।
सो सेफ अरेंजमेंट्स के लिए कितने भी रिसोर्सेज चाहिए, दैट रिसोर्सेज नीड टू बी एलोकेटेड ऑन कैपेक्स और ओपेक्स अकॉर्डिंगली फॉर द फैक्ट्री, राइट? तो उसी के हिसाब से, एंड ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम हिज एंड. नेक्स्ट इज जितने भी वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग करना है, सुपरविजन करना है और टीम डिप्लॉयमेंट करना है विथ रेस्पेक्ट टू इंश्योरेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑन द प्लांट और द फैक्ट्री और एवरीथिंग, and also giving the information accordingly. So that is also his responsibility. Next will be your maintenance of all the places for a safe working condition. है ना? So machine दे दिया, जगह दे दिया, so the area is safe करके हमने बोल नहीं सकते हैं. It needs to be ensured by his presence, by his responsibility, by his governance. इसी के लिए हम बनाते हैं leadership commitment, है ना? So even this is talked about in ISO 45001 also. So leadership and commitment. So this is where things are coming into picture. Last but not least, minimum in जो HSE policy of the plant. HSE अभी sustainability भी आ गया, security भी आ गया, HSSC policy भी है कुछ factories में, right? So prepare and revise a written statement of the general policy as often as may be appropriate. It also need to be revised on timely basis. So these are like major responsibilities ही मैंने बताया था, जिम्मेदारियों में. But there are a hell lot of other responsibilities also connected in each of these lines. So they are like not even the tip of the iceberg. We are just told about 1% of the iceberg. So entire 99% is still hidden, but they are all connected with these points. So that is where the common points are being mentioned. Yes, I hope I have cleared it out. यस सर. सर वो जो लेडी जी. के लिए जैसे सर आप बता रहे थे ना, जैसे उसको बच्चा है सर 6 साल तक, उसका क्या सर, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा सही से एक बार आउट समझाइए ना सर. Yeah. So with respect to crash is what you require, correct? यस सर. हाँ जी. क्रैश का रिक्वायरमेंट ये है कि मानिए अगर आपके फैक्ट्री में 30 महिलाएं वर्कमैन के ऊपर है तो क्रैश रखना जिम्मेदारी है ऑक्यूपायर का. ओके, क्रैश रखना पड़ेगा. और उन महिलाओं के जितने बच्चे होंगे 6 साल के अंदर वाले में, उनको इस क्रैश में रख के उन लोग काम कर सकते हैं. सो दैट इज द थिंग. ओके, सो 6 साल के बाद में उनको स्कूल में पढ़ा जाएगा, सो दे विल नॉट बी इन क्रैश. सो दैट इज द थिंग. और क्रश में लेडी इंचार्ज भी रहना पड़ेगा. ओके, बच्चे लोगों को देखभाल करने के लिए. और स्टेट गवर्नमेंट में और भी रूल बताया हुआ है कि किस किस का लाइक क्रश का लोकेशन कहाँ रहना है और क्रश के अंदर क्या क्या चीज रहना है, फर्नीचर्स कैसे रहना है, उनके कंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए, उसके अंदर वाले पेंट किस चीज का होना चाहिए, है ना? क्योंकि बच्चे लोग उसमें से अफेक्ट नहीं होना चाहिए. लाइक वेंटिलेशन और सर्कुलेशन, सॉरी लाइटिंग वगैरह कैसे अंदर रहना है, फीडिंग मदर्स के लिए क्या कैसे रूम रहना है ना? सो इन सभी प्रोविजंस वहां पे अवेलेबल होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू क्रश, अगर 30 महिलाएं वर्कमैन के ऊपर अगर एक फैक्ट्री में है तो. Am I clear now? यस सर. Yes, sir, clear, sir. Yeah. Sir, what about resign? Sorry? Resign के लिए फिर क्या करना होता है प्रोसेस? डिजाइन मतलब जी? रिजाइन रिजिग्नेशन देते हैं ना सर, किसी को अच्छा, रिजाइन कर देते हैं जान. हाँ. रिजाइन रेसिग्नेशन के लिए. हाँ, रिजाइन रेसिग्नेशन के लिए वो पॉइंट यहाँ पे किस में बता दिया था कि एनुअल लीव्स और पेड लीव्स पे स्लाइड में बताया था कि इन केस ऑफ रेसिग्नेशन, सो लास्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ एनी डिस्चार्ज और डिसमिसल बेनिफिट शैल बी इमीडिएटली सेटल्ड. तो उसमें कोई डिले नहीं करना है. सो अगर डिले करते हैं ऑक्यूपायर ने, सो द एम्प्लॉई कैन पुट अ लीगल नोटिस टू हिम स्टेटिंग दैट मेरा बेनिफिट जितने भी है वो इन्होंने रिलीज नहीं कर रहे हैं करके, ही कैन पुट अ लीगल कंप्लाइंट टू इट. और ये नोटिस पीरियड क्या होता है सर? नोटिस मतलब पीरियड, करना नोटिस पीरियड करना ये चाहिए है कि कि नहीं? नोटिस पीरियड ये है कि एज एन एम्प्लॉई आप अगर एक फैक्ट्री में रिजाइन कर रहे हैं, सो देयर इज अ स्टेटिंग ऑफ नोटिस पीरियड, लाइक 1 month होगा,
या 3 मंथ होगा, तो उतने नोटिस आपने करके ही जाना पड़ेगा, वरना यू नीड टू पे एंड देन यू कैन लीव, करेक्ट है? तो वही तो है। बट यहाँ पे ऑन द कॉन्ट्ररी नहीं है करके जो बोला है, सो व्हाट एग्जैक्टली मेंट इज एम्प्लॉय एम्प्लॉय हैज द ऑप्शन टू टेक द नोटिस पीरियड, मगर एम्प्लॉयर तुम नहीं चाहिए करके भगा नहीं सकते हैं। सो दैट इज काइंड ऑफ थिंग दैट इज बीन डिस्प्लेड ओवर। नोटिस पीरियड मैंडेटरी है सर? सॉरी, नोटिस पीरियड करना मैंडेटरी है? नोटिस पीरियड करना आपके एम्प्लॉयमेंट का जो अग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से वो भी आगे बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वर्कमैन है, वर्कमैन का कोई नोटिस पीरियड नहीं करते हैं, राइट? मगर इंजीनियर, सुपरवाइजर और मैनेजर्स का नोटिस पीरियड तो आ ही जाएगा। तो इसी के लिए उसको भी प्रोविजन अंदर रखा हुआ है। ओके। या अच्छा सर, जो वर्कर लोग या जैसे सर आप बता रहे थे कि जैसे वर्कर लोग काम कर रहे हैं उनको फिल्टर पानी ही देना है, बढ़िया उसको उनको पानी देना है। और हाँ सर जैसे काम के थ्रू सर मतलब उनका अगल बगल जैसे होता है सर, कोई बहुत सारे फैक्ट्री में जैसे पानी अगल मतलब कोई अपना बैग में भी लेके जाता है या काम के थ्रू जैसे सर पानी वानी लेके जा रहा है, तो हाँ सर वो जैसे सर मशीन लगा हो तो जैसे कि आप जैसे बोले ना, जैसे मिनरल वाटर जिस तरह आता है सर बोतल बड़ा बड़ा, तो क्या वो, हाँ सर जी, इसके बारे में। एग्जैक्टली मैंने बहुत सारे फैक्ट्रीज में ऑडिट करते समय देखा है कि वर्कर क्या करता है, अपने काम के जगह छोड़ के नहीं आ सकते हैं करके एक डब्बे में इन्होंने खुद ले जाते हैं, करेक्ट? सो दिस इज व्हाट योर क्वेरी इज, करेक्ट? यस सर। हाँ, तो वो ऐसे पानी डब्बे में ले जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो जो डब्बे ले जा रहे हैं उस डब्बे में बराबर ये ड्रिंकिंग वाटर है, पीने वाला पानी है करके लिख के रखना है, साइनेज रखना है। और वो डब्बे बराबर मेंटेन भी होना चाहिए, क्लीन करना है, बराबर रखना भी चाहिए। कहीं ना कहीं एक पुराना डब्बा लिया गया, उसी में पूरे आलगे पड़ा हुआ है, उसी पे इन लोग पानी पी रहे हैं, देन इट विल कॉज डिजीज ऑल्सो, है ना? सो जैसे वर्कर ने नेक्स्ट लेवल को ले जा रहे हैं पानी, तो उसका भी सेल्फ सुरक्षा भी देखना पड़ेगा। सर ये सर पानी का जो क्या बोलते हैं, आपने बोला पानी सबको देना चाहिए, तो ये तो फैसिलिटी हर हर कंपनी में होता नहीं है सर। किसी किसी सब कंपनी में होता है क्या सर ऐसे फैसिलिटी? हर कंपनी होना चाहिए जी, बिकॉज वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी, है ना? बाकी सभी भी हो, वो बेसिक नेसेसिटी नहीं है। वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी बेसिक नेसेसिटी होगा। अगर ये इसी प्रोविजन के प्रकार अगर नहीं है, तो कंपनी में काम करने वाले ने बराबर कंप्लेंट रेज कर सकते हैं लीगली, विच हैज टू बी फेस्ड बाय द ऑक्यूपायर। अच्छा सर, ये जो और ड्रिंकिंग वाटर के सर एक्ट इन 1948 के एक्ट में ये है, ये हाँ, ये अगर है। अगर अगर ये नहीं रहा, कौन कंपनी में अगर पानी नहीं दे रहा, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं सर। कंप्लेन कर सकते हैं। इवन ये एक्ट में इतने एक्सटेंड तक गया हुआ है, इवन ड्यूरिंग समर टाइम अगर 250 आदमी के ऊपर वर्कमैन है फैक्ट्री में, तो चिल्ड पानी भी देने का प्रोविजन दे रहे हैं, ठंडे पानी देने का भी प्रोविजन है। अच्छा सर, जैसे मान लेते हैं या जैसे अचानक से, जैसे सर ड्यूटी पीरियड में ऐसा अचानक से सर तबीयत खराब हो जाए सर, हाँ, तो सर क्या उसका कंपनी उसका जिम्मेवारी उठाएगा? तो सर जैसे कि बहुत सारे फैक्ट्री में होते हैं सर ना कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपके कंपनी जितने भी काम होंगे उनके सभी का हेल्थ इंश्योरेंस ने कंपनी ने करवा देंगे। ओके, तो अगर हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस के उसके अंदर में ये कवर नहीं होगा करके पहले ही नहीं आएगा, अगर सर्जरी वगैरह एम्प्लॉय ने करना है या वर्कर ने कुछ करना होगा विच इज नॉट कवर्ड इनसाइड द इंश्योरेंस पार्ट, देन अलग से खर्चा लेना पड़ेगा। मगर जैसे भी ये जो वर्कर इंश्योरेंस जो है, वो किसके लिए देते हैं? ऑक्यूपेशनल हेल्थ या इलनेस के लिए देते हैं, वरना ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स के थ्रू जो इलनेस या कोई मौत होगा तो उनके लिए दे देते हैं। सो दैट इज कवर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्सनल इलनेस which is coming, and
उसके हिसाब से अगर रिसाइन मार लेंगे, सो दैट इज नॉट अंडर द कंपनी स्कोप ऑल्सो। अच्छा सर, जैसे मानते हैं सर अचानक से मैं काम कर रहा हूँ तो जैसे मेरा हाथ पे चोट लग गया या हाँ, बताओ कहीं फ्रैक्चर हो गया, तो जैसे ओके। सर मैं ड्यूटी पीरियड में हूँ सर, मैं ड्यूटी पीरियड में सर मुझे चोट लग गया या ओनली फ्रैक्चर हो गया चाहे हाथ फ्रैक्चर हो गया कुछ भी सर, और ओके, मैं में भर्ती हो या डॉक्टर बोले कि अभी 3 महीने तक या 2 महीने तक आपको ड्यूटी नहीं करना है, आपको रेस्ट करना है सर, तो ओके, सर क्या ओके। क्या कंपनी उनके मुझे मुझे उनके क्या? सभी कॉम्पन्स उनके सभी कॉम्पनसेशन कंपनी ने करना है, बिकॉज वो जो एक्सीडेंट हुआ था इट इज ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट, ऑक्यूपेशनल इंसिडेंट है। काम करने के वजह से काम में जो चोट हुआ है और उनके वजह से आपको तकलीफ हुआ एंड यू आर नॉट एबल और यू माइट बी बेड रिडन फॉर सम टाइम, तो उनके लिए सभी इंश्योरेंस में लेके द कंपनी विल डेफिनेटली हैव टू कॉम्पनसेट दैट। सो दैट इज अ प्री डिटरमाइंड रूल। अगर कॉम्पनसेट नहीं कर रहा है तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर को आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन दे सकते हैं। सर ये सिर्फ एंड कंपनी इवन में होता है सर, एंड कंस्ट्रक्शन लाइन एंड में नहीं होता। इवन नॉट इवन फैक्ट्री इंस्पेक्टर, आप पुलिस स्टेशन में जाके डायरेक्टली एफआईआर भी फाइल मार सकते हैं इसके लिए। ओके सर, ये सर सिर्फ ये सिर्फ कंपनी। कंपनी में हो सकता है, कंस्ट्रक्शन लाइन में नहीं हो सकता है सर। सॉरी, सॉरी। सर आप जितना भी बहुत बात बोल रहे हैं कि अगर बोले तो केस कर देंगे अगर नहीं प्रोवाइड किया तो सर, तो सब ये सिर्फ जी, कंपनी में होता है या कंस्ट्रक्शन में भी होता है? जी, कंपनी हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, सो एवरीबडी यू आर एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री, तो उस फैक्ट्री से ये होना जरूरी है। अगर फैक्ट्री वाले का या आपके सुपरवाइजर से थ्रू वो नहीं हो रहा है, तो इधर यू कैन डू फॉर इंसिडेंट्स लाइक दिस, तो उसके लिए आप डायरेक्टली इधर एफआईआर मारना है या फैक्ट्री इंस्पेक्टर को रिपोर्ट भी करना है। एनीथिंग यू कैन डू। और ये दोनों अगर में सर कंस्ट्रक्शन में जो भी अगर करेंगे तो आपको इमीडिएट इफेक्ट आएगा। सर अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जैसे पानी हो गया और जैसे बाकी चीज हाँ, तो नहीं करेगा, तो ओके। सीधा केस कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन इज समहाउ डिफरेंट एंड इट इज नॉट कनेक्टेड इन दिस फैक्ट्रीज एक्ट। कंस्ट्रक्शन के लिए अलग से बीओसीडब्ल्यू एक्ट है, बीओसीडब्ल्यू रूल्स भी है हर एक एक स्टेट गवर्नमेंट का। सो दैट डिफाइंस द प्रोविजन or that governs the entire governance of occupational health. So कंस्ट्रक्शन के काम में जितने भी वो लोग होंगे उन लोग इस पे कवर नहीं होते हैं। ओके सर। Even the construction is being done inside a factory। मानिए अगर फैक्ट्री के अंदर में एक्स्ट्रा और एक यूनिट बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, सो इनसाइड दैट प्रीमाइसेस, फैक्ट्री के प्रीमाइसेस ही अगर होते तो भी when you are doing construction job, only BOCW is applicable and not the Factories Act. ये दोनों अलग है नहीं सर, ये दोनों अलग प्रोसेस है ना? ये दोनों अलग अलग है। तो सर ये तो फैक्ट्री में समझ में आ गया सर, तो इंडस्ट्री में सर इस तरफ हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा सर कंस्ट्रक्शन लाइन में? सॉरी, सॉरी। सर कंस्ट्रक्शन लाइन में सर हो रहा है हाँ, जैसे जैसे कुछ भी, तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? हाँ, मैंने वही बोल रहा था ना, बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, उसका भी एक्ट है, बीओसीडब्ल्यू। बीओसीडब्ल्यू एक्ट भी है और हर एक एक अलग स्टेट का रूल्स भी है। उस पे जितने जैसे रूल्स बताया हुआ है उसी के हिसाब से करना होगा फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। अच्छा तो इफ अगर दूसरा कोई क्वेश्चंस है, और शैल वी वाइंड अप? So hope you are clear, guys. So thank you so much for all your time. और आपके क्वेश्चंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सो दैट मैं आपके डाउट्स को भी एटलीस्ट फ्रॉम माय एंड मैंने कोशिश किया आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। बट प्लीज डोंट होल्ड ऑन टू दीज आंसर्स। आप आपके पर्सनल से आप रेफर भी कीजिए फ्रॉम योर एंड, बिकॉज पर्सनल रेफरिंग जो है वही सबसे अच्छा है हर बार। सो इन HSE फील्ड स्पेशली, so हमेशा बी विजिलेंट, ओके, एंड
be updated on the legal requirements and laws. So thank you so much and Jai Hind. Good night. हाँ सर, गुड नाइट सर। बिट्टू, हाँ मेरे को लिंक भेज दे भाई थोड़ा, वो वाला वीडियो का जो हम तेरे को बोले थे। कोशिश भैया जारी है, जल्दी। कौन सा वाला है भाई वीडियो का? जावेद तो भाई थोड़ा बता बहुत देंगे पढ़ा। आपको। अच्छा, तो हमको भी भेजना भाई। आप ऑफलाइन क्लास, हाँ ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कीजिए। अरे गंदा बात है मेरा। ठीक है, भाई रखते हैं। हम नहीं आ रहे थे कि जो सबसे रात हुआ ना तुमसे, हाँ हाँ। के जा बाइक से भगीना को बिठा कर। हेलो भाई। हाँ हेलो। अटेंडेंस हुआ नहीं, अटेंडेंस तो नहीं हुआ। तब ये वीडियो रिकॉर्डिंग कॉल है, उस पे सब हो जाएगा ना। ठीक है भाई, मैं रखता हूँ। हाँ? भाई क्या करना है, प्रेजेंट के लिए कुछ मैसेज करना है क्या? बेटो नहीं यार, कोई है क्या? हेलो। कोई है क्या? हाँ सर बोलिए।